हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एसएससी सीजीएल के यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको याद हो तो ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। अगर आपने नहीं देखे, डायरेक्टली ये वीडियो पे आ रहे हो तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखो ये जो है ट्रिगो का क्वेश्चन है। ट्रिगो में अगर आपने वो फॉर्मूलाज देखे होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे इसको थोड़ा इंप्रूव कर देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता है, ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूलाज पता है, बहुत सिंपल से फॉर्मूला है, तो ये चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आप देखोगे साइन 30 जो है, इसको आप अगर इस फॉर्मूला से कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो साइन 30 दिया हुआ है ना, 30 दिया है तो साइन मैंने लिख दिया। अब 30 लाने के लिए मुझे 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 30 की जगह पे लिख सकता हूँ 90 माइनस 60, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 30 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 60। 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 30 आएगा ये। अब साइन 90 माइनस थीटा देखो, फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो साइन 90 माइनस 60 क्या होगा, कॉस 60 होगा। समझ में आया। तो अगर साइन 30 है तो आंसर क्या आएगा, इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, cos 60 लिख सकते हैं। अब ये जो कन्वर्ट होकर cos 60 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा ये वाले cos 60 के साथ, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। इसी तरीके से अगर हम साइन 40 को देखें तो साइन 40 क्या है, अगर हम देखें 90 माइनस 50 करेंगे तब जाके 40 आएगा। तो इसका कन्वर्ट हुआ क्या मिलेगा मुझे, cos 40 मिलेगा, cos 50 मिलेगा। ठीक है, एक बार वापस से क्लियर कर देता हूं। आई नो आपको, मैं समझ सकता हूं कि कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए, तो साइन क्या करेंगे, 40 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50 लिख सकते हैं 40 को। अब साइन 90 माइनस थीटा है ना, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 50 हो जाएगा। चलो cos 50 आ गया ना, तो इसको कन्वर्ट करके मैं cos 50 लिख सकता हूं, तो ये cos 50 कैंसिल होगा इसके साथ। कन्वर्ट मैंने यहां पे क्वेश्चन में से डायरेक्ट लिख रहा हूं, वरना पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, cos 50, जो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन 50 आया मेरे पास। अब साइन 50 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40, ये क्या बन जाएगा, cos 40 बन जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा ये वाले cos 40 के साथ। अब लास्ट में आया साइन 60, ये क्या होता है, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 60 होता है ना, तो ये क्या बनेगा, cos 30 बनेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है, तो क्या बन जाएगा, cos 30 बनेगा। और ये जो है कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, सारे कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, 1 बचेगा, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सब कैंसिल हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर 1 आ जाता है। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आता है, अगर आप चाहते हो कि पूरा मैं ट्रिगो का सेपरेट सेशन ले लूं, 1 शॉट में आपको ट्रिगो समझा दूं, कमेंट करके जरूर से बताना, तो हम एक ऐसा पूरा लाइव सेशन ही कंडक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो है एलसीएम एचसीएफ की तरफ से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 7 था मैथ्स में, ये मैं पूरे पीवाईक्यू ही ले रहा हूं, मैंने पूरी की पूरी शिफ्ट ही ले ली है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। यहां पे अगर आप देखोगे एचसीएफ एलसीएम का दिया है क्वेश्चन, रेशियो फाइंड करना है, रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, तो ये हमें फाइंड करना है, जिसमें एलसीएम दिया हुआ है, क्या दिया है, एलसीएम दिया है 48। अब आप देखोगे तो एलसीएम अगर 48 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो 384 है। चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, ये क्या दिया है। एलसीएम दिया हुआ है किसी 2 नंबर का, मान लो 2 नंबर है a, b, ठीक है, इनका एलसीएम है 48। अब ये जो नंबर्स है इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो दिया है 384। अब एचसीएफ एलसीएम का एक फॉर्मूला है, काफी फेमस फॉर्मूला है, किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर जिनका एचसीएफ, इनको मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज इक्वल टू a इंटू बी, मतलब वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। अब अगर आप इसको देखोगे ना फॉर्मूला को, तो हमारे पास एलसीएम ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या है, 48 है। एचसीएफ मुझे नहीं दिया है तो मैं इसको अभी एचसीएफ ही लिखूंगा, और मेरे पास a इंटू बी यहां पे 384 दिया हुआ है। अब एचसीएफ मुझे फाइंड करना है, तो क्या आएगा एचसीएफ, 384 अपॉन 48। अब इसको आप यहाँ कैंसिल करने की कोशिश करो तो ये 12 से कैंसिल हो सकता है, शायद हो सकता है। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 12 4 जा 48, ठीक है, 12 4 जा 48 एंड ये 4 है, 4 8 जा 32। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ मेरे पास आ गया 8। अब पूछा क्या है, रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, मतलब 8:48 हमें फाइंड करना है। तो 8:48 क्या होता है, देखो ये एलसीएम लिख दिया मैंने, रेशियो का मतलब होता है कि भाई दोनों को अपॉन में रख दो, तो 8 6 48
क्या है आंसर? 1:6 आया। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है आराम से आंसर आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 10%, 5%, 15%। एक स्कूटर है जिसकी प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ रही है भाई? 10% बढ़ी, 5% बढ़ी, फिर 15% बढ़ी, और टोटल परसेंटेज इंक्रीज जो है कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है। समझ में आया? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं सॉल्व करने का। इसमें बहुत सक्सेसिव, इतने बड़े फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं, फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरा तरीका आपको बहुत इजी लगने वाला है। मान लेते हैं, ठीक है, मैंने यहां पे कुछ किया नहीं, मान लेते हैं, क्योंकि प्राइस दी नहीं है तो जो भी प्राइस होगी परसेंटेज इंक्रीज जो होता है ना वो हर बार सेम ही होता है। मान लो एग्जाम्पल देता हूं, 100 रुपए का 10% कितना होगा? 110 होगा। मतलब बड़ा 10% अगर हम बढ़ा दे तो कितना होगा? 110 हो जाएगा ना। 10 रुपए जो है 10 जो है इट इज 10% ऑफ 100। ऐसे ही एक अमाउंट है 1500, इसका मैं 10% फाइंड करूं तो क्या आएगा? 150 आएगा। तो 150 इसमें प्लस करूंगा तो व्हाट इट विल बिकम? 1650। तो अगर मैं कहूं कि भाई आपको ये अमाउंट दिया ही नहीं है, आपको ये अमाउंट दिया ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, और आपको कहा गया है कि एक्स अमाउंट है, इसमें इसका 10% बढ़ा दो तो कितना होता है? तो भाई वही अमाउंट का 10% होगा ना। तो यहां पे वेदर इट इज 1110, 1650 फर्क नहीं पड़ता है, इंक्रीज कितना हो रहा है? 10% ही इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि भाई आप अगर यहां पे कभी भी इस तरीके से परसेंटेज वाले क्वेश्चन में अमाउंट ऐसा कुछ नहीं दिया हो तो प्राइस जो है खुद एज्यूम कर सकते हो, जिससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल, मैं स्कूटर को 100 रुपए लेके चलता हूं, तो भाई 100 रुपए का स्कूटर है, होता नहीं है, मैं मान के चलता हूं, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। 100 रुपए इसकी प्राइस है। अब 10% पहले बढ़ा तो कितना हो जाएगा भाई? इसका 10% होता है 10 रुपए, तो फाइनल अमाउंट अभी मेरे पास आता है 110। ये आ गया। अब मेरे पास नया अमाउंट क्या है? 110 है। अब नेक्स्ट टाइम जो है 5% बढ़ा, तो 5% अब 100 रुपए का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बढ़ी हुई प्राइस है उसका होगा। तो भाई 5% 110 का कितना होगा? 5.5 होगा। कैसे? तो भाई 10% अगर 11 है तो 5% मतलब 10% का आधा, 11 का आधा कितना होगा? 5.5 होगा। अब देखो ये जो है सिंपली 5.5 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड करेंगे इसके अंदर ये, तो ये बन जाएगा 115.5। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ये आपका 5% इंक्रीज हो गया, ये आपका 10% इंक्रीज हो गया। अब मुझे आखिरी वाला 15% इंक्रीज करना है। किस में इंक्रीज करना है? 115.5 में 15% का इंक्रीमेंट करना है। तो 15% क्या होता है? बहुत आसान है। 15% होता है 10% एंड 5%। आप इसका डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। 10% क्या होगा? 11.55 होगा, और 5% क्या होगा? 11.55 का आधा, जो कि होता है 5.5 प्लस 27.5। तो 5.5 प्लस 27 मतलब कि 5.725, ऐसा आप मान के चल सकते हो। तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये आपका आंसर आता है, ये आपका आ गया 17.275। क्या आया? 17.275। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक कहां से हुई? तो देखो यार, कैलकुलेशन तो आएगी, अगर आप दूसरा तरीका देखोगे उसमें भी आएगी, यहां पे आ रही है, ये थोड़ी इजी है। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो 115.5 के अंदर अगर मैं ये ऐड करूं 17.275, बहुत सिंपल हो रहा है। 577 7 + 5 हो जाता है आपका 12, ये हो गया 30, 132.775। ये आपका फाइनल अमाउंट है। इतना इंक्रीमेंट होने के बाद ये मुझे फाइनल अमाउंट मिल रहा है कि भाई 100 रुपए था, उससे हो गया 132। अब देखो इस पॉइंट पे आंसर लाना बहुत सिंपल है। देखो करना क्या है, 100 में और इसमें डिफरेंस कितना है? 32 के करीब का है। 32 के करीब का है, तो इंक्रीज कितना हुआ? 32% के करीब का इंक्रीज हो गया। ये 775 का मतलब होता है 32 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 33 के करीब। तो 32% से 33% के बीच में इंक्रीज हुआ। इतना इतना करते करते मेन प्राइस और इसके बीच में डिफरेंस, मेन प्राइस और इसके बीच में डिफरेंस, यही आपको पूछा गया है। अब ऑप्शन पे जाते हैं, तो पहला ऑप्शन है 32 इंटीजर 33/40, दूसरा है 34 जो कि कभी होगा नहीं, क्योंकि 32 से तो इतना बड़ा नहीं है ना, क्योंकि कितना है 32.775, मतलब कि ये अगर 32 से कितना होगा 33 के बीच में होगा। ठीक है, इतना दूर नहीं जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या है 30, जो कि पॉसिबल नहीं है, कम है। 36 पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका आंसर है 32। ठीक है, बहुत सिंपल है।
ठीक है, अब ये सारी चीजें इग्नोर करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा तरीका मैं जो बताने वाला था इसका मैं आपको बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है ना, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला है भाई 10%, 5% और 15% का इंक्रीज हुआ ना। आपको दूसरा तरीका कोई कैसे सिखाएगा वो बताता हूं। 10, 5, पहले 10 हुआ, फिर 5, फिर 15, तो दो का पैर बनाएंगे। पहले ये दोनों का पैर बना लिया, तो 10 + 5 + 10 × 5 अपॉन 100। क्या आंसर आता है इसका? इसका आंसर आता है 15 इंटू, ये आता है 5 × 2, मतलब कि 0.5, ये हो जाता है 15.5। ठीक है, इन दोनों का पैर बनाया तो 15.5 है, मतलब इन दोनों के इंक्रीमेंट के बाद अमाउंट मतलब कितना बढ़ा है? अभी 15.5% बढ़ा है। अब जो दूसरा ग्रुप बनेगा ना वो इसका और इसका बनेगा। 15.5 + 15 + 15.5 × 15 अपॉन 100। अब आप मुझे बताओ, ये वाला तो आप सॉल्व कर लोगे कि भाई ये तो 30.5 आ गया, ये वाला सॉल्व करने में तो उतना ही टाइम जा रहा है ना। मतलब ये जो हम लास्ट में इतनी मेहनत की थी, यहां पे भी उतनी मेहनत करेंगे ना। तो बात ये है कि भाई ये शायद आपका इनिशियल का जो फेज है ना वो थोड़ा इजी कर देता है, जो कि ये भी इजी है अगर आपको परसेंटेज के बेसिक्स पता है। तो इसके अंदर भी आप कर सकते हो, आंसर लेके आ सकते हो, बट द गिवन थिंग इज आपको यहां पे इस पॉइंट पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ये करूंगा, ये 3 ये 20, फिर यहां पे वापस से कैंसिल होगा, तो आपका यहां पे आएगा 3.1 एंड ये हो जाएगा 4। अब आप यहां पे देखो 3.1 × 3 / 4 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ये आप इसको सॉल्व करोगे, वापस से मल्टीप्लाई करोगे, ये लंबा उतना ही हो रहा है। सो मेरे हिसाब से ये वाली मेथड ज्यादा इजी थी। आप दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो हमने जो है सक्सेसिव परसेंटेज पे क्वेश्चन किया था शिफ्ट 1 में। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ पे है 10% एंड 20% वाला, ये रहा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। तो यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहे थे क्योंकि डिस्काउंट है, कम हो जाएगी प्राइस, और यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और क्वेश्चंस आएंगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगेन ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री का इक्वेशन है और ये ट्रायंगल वगैरह शेप ऊपर चले गए, इसको इग्नोर करना प्लीज। अब यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन है इफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल एबीसी डीएफ, इनके एरियाज दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है x², दूसरा दिया हुआ है y²। अब पूछा गया है EF = A, मतलब EF करके एक साइड है जिसका यहाँ पे लेंथ कितना है? A सेंटीमीटर। फाइंड BC। क्या कहा है? फाइंड BC। अब आपको ये थोड़ा ऊपर से गया होगा, लेकिन मैं समझाता हूं। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल्स क्या है? ये लाइन रीड कर लेना। क्या है? दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स है। जब सिमिलर ट्राइंगल्स हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ABC सिमिलर टू क्या है? DEF। अब जब भी सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है सिमिलर ट्राइंगल्स के। यहाँ पे प्रोपोर्शन का रूल है कि भाई इसका प्रोपोर्शन बनेगा AB अपॉन DE, इक्वल प्रोपोर्शन बनेंगे BC अपॉन EF, फिर आपका AC अपॉन DF, ये आपका बन जाएगा। ये इक्वल प्रोपोर्शन का रूल है। एक और रूल है जो कहता है कि भाई एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड्स। प्रोपोर्शन, जो ये साइड्स के प्रोपोर्शन है ना, इनका स्क्वायर कर दो भाई। AB² कर दिया, D² कर दिया, ऐसे ही BC² कर दिया, EF² कर दिया, ऐसे ही तीसरी साइड AC² एंड DF²। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये एक रूल है। अब ये रूल है ना, इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एरिया दिए हुए है और एक साइड दी हुई है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो एरिया अपॉन में आते हैं ये दोनों वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। वैल्यू का मतलब होता है जो इन्होंने दिया है। क्या दिया है भाई? x² और y², जो कि मेरे पास अवेलेबल है। मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। अब इनमें से मेरे पास कौन अवेलेबल है भाई? EF अवेलेबल है। तो देखो इन्होंने पूछा क्या है? BC पूछा है। BC कहां पे आता है भाई? EF के ऊपर ही आता है। तो यहां पे इन सबको कंसिडर नहीं करना है, इसको हम अभी इग्नोर करेंगे। आप ले सकते हो क्योंकि इक्वल की साइन है, पूरा कंडीशन लेना जरूरी नहीं है, किसी भी दो को ले सकते हो। तो यहां पे BC² अपॉन EF² जो कि होता है BC² तो एज इट इज आएगा। EF² क्या है? तो भाई EF² मतलब A का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया।
अब आपको यहाँ पे आंसर लेकर आना है, तो भाई आएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो A स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर। मुझे यहाँ पे BC फाइंड करना है, तो BC फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, रूट में आ जाएगा A स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर, जो कि रूट के बाहर निकलेंगे तो AX अपॉन Y आएगा आंसर। क्या आएगा? AX अपॉन Y, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये रूल्स अगर आपको याद है तो काफी इजी वे में आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये बेसिक चीजें पता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इजी है और ये वाला आपको बहुत मजा आने वाला है। आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये मजेदार है। ऐसी ट्रिक आपको शायद ही कहीं पे बताई होगी और ये शायद ही यूट्यूब पे ये ट्रिक होगी, ये मेरी अपनी है और मैं आपको शेयर करने वाला हूं। बहुत मजा आएगा एवरेज वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, एवरेज ऑफ मार्क्स 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड टू बी 19। भाई यहाँ पे 25 बच्चे हैं, इनकी जो एवरेज मार्क्स जो है वो एक एग्जाम के अंदर 19 आती है, मतलब 25 बच्चों का जो एवरेज निकल के आता है वो 19 निकल के आता है। ठीक है। लेटर टीचर रियलाइज्ड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18-19। भाई टीचर को बाद में पता चला कि ये जो 25 स्टूडेंट में ये जो 19 की एवरेज के हिसाब से मार्क्स कंसिडर किए, 2 बच्चों के मार्क्स इन्होंने ले लिए 18 और 19। ठीक है, गलती से लेने कितने थे? इंस्टेड ऑफ 14 एंड 15 लेने थे 14 और 15, ले लिए 18 और 19, मतलब कि ज्यादा दे दी है। ऑब्वियस बात है, 18 19 14 15 से ज्यादा है। अब इन्होंने पूछा है फाइंड न्यू एक्चुअल एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। एक्चुअल, अब यहां पे ये मार्क्स अगर हम रखे, इसको निकाल के ये अगर हम रखे तो एवरेज क्या होगी? ऑब्वियसली मार्क्स जो है कम है, इन्होंने ज्यादा रखे थे, मार्क्स कम है तो एवरेज भी कम हो जाएगी। ऑप्शन चेक कर लो कि भाई यहां पे 19 से ऊपर कोई वैल्यू दी है या नहीं, कोई भी नहीं दी है। सो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक टेस्ट है, कर लेना चाहिए। अगर दिया हो तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो भी सकते हैं या 2 कैंसिल हो सकता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये स्पेशलिटी नहीं थी, मैं अब अलग बताने वाला हूं कि इसमें अलग क्या होगा। अब गौर से सुनना, 18 19 और ये 14 15। 18 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का है। 19 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का ही है। ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स जो है, जो भी होते होंगे जिसका आपने एवरेज निकाला होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? टोटल मार्क्स जो होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहां पे हमारे पास कांस्टेंट है, स्टूडेंट्स तो कम ज्यादा हुए नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हर बार क्या होगा? 25 होगा। अब टोटल मेरे पास कितना था? जो भी था 25 इंटू 19 जो मेरा टोटल था, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल पता चलेगा। हम ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है कि भाई 14 और 15 जो है उसको यहां पे प्लस करते हैं, 18 और 19 को माइनस करते हैं। बेसिक सा रूल है ऐसे क्वेश्चंस का। अब मैं ये बोलता हूं, आप ये प्लस माइनस जब करते हो तो एक्चुअल होता क्या है? 18 19 को ऐड करके, सॉरी माइनस करके 14 15 को ऐड किया तो आपने एक्चुअल एडिशन कितना किया? सिर्फ इतना ही किया है, क्योंकि जब आप 18 को निकालते हो, 14 को ऐड करते हो तो आप एक्चुअली 4 को ही ऐड कर रहे हो। ये माइनस एक्स्ट्रा वाला करते हैं ताकि याद रहे। तो हमने यहां पे कितना ऐड किया? 4 और 4 को ही ऐड किया। तो अब हम यहां पे 4 + 4 करते हैं तो टोटल जो डिफरेंस आया है ना वो सिर्फ 8 का है। मतलब यहां पे टोटल जो होगा ना उसमें सिर्फ 8 ही माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 8 ही माइनस होगा। तो यहां पे अगर मैं ऐसा कहूं 25 इंटू 18 माइनस 8 अपॉन 25 है ना, ये पूरा ऐसे हो जाएगा। मतलब जो भी आएगा इसको -8 करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। अब मैं एक चेंज करता हूं, ये माइनस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों के बीच में। क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये वाला जो है उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे -8 अपॉन 25 कर देता हूं। कर सकते हैं ना आप, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो एक्चुअल मेरी जो ट्रिक है ना, मैं आपको ये सब इसलिए समझा रहा हूं कि आप फंडामेंटल के साथ ट्रिक को समझो। डायरेक्ट ट्रिक बता के कोई मतलब नहीं, वरना मैं डायरेक्ट बोल देता कि इसका डिफरेंस ले लो, 8 कर लो और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे डिवाइड बाय 25 करो। जो भी आंसर आता है उसको 19 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्चुअल ट्रिक यही है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं कि ये होता कैसे है। 8 अपॉन 25 इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आप यहां पे 25 ले लो, 25 में 8 तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 0 पॉइंट आ गया आपका। दैट मीन्स एक 0 मिल रहा है। तो 25 कितना होता है? 3 ज़ा
75 हो रहा है ना, तो 3 रख दिया हमने। अब हमारे पास बचा 5, 0 लगा दो, कितना होगा 50 होगा, तो 2 जा, ये आपका आंसर आ गया। जिनको नहीं समझ में आया एक और बार कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखो ये कैंसिल नहीं होगा, 25 8 को कैंसिल नहीं कर पाता है, तो हम डायरेक्टली लगा देंगे 0 पॉइंट, दैट मीन्स एक 0 लग गया। अब ये कैंसिल होगा, 25 3 जा 75 आया ना, 5 बचा, 75 कैंसिल हो गया, 5 बचा 80 में से, तो अब 5 के लिए डेसिमल तो लग चुका है, तो 5 के आगे एक और 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 25 2 सा क्या होगा 50, पूरा 50 चला गया, आंसर क्या आया 0.32। ये 0.32 जो है आपको सिंपली 19 में से माइनस करना है, क्योंकि रूल यही था ना कि ये जो 19 है माइनस जो भी आंसर आएगा, मतलब 0.32 माइनस करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और वही आपका आंसर है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट भी हो ना तो डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस जो है उससे पता लग जाना चाहिए। यहां पे डिफरेंस जो है सिर्फ 8 का है, 8 का डिफरेंस जो है एवरेज 19 की है, और सिर्फ 8 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा चीजें इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी। 19 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, और आपको यहां पे देख पा रहे होंगे कि 19 से थोड़ी कम वैल्यू ये एक ही है, ये 16 तक चली जाती है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 17 तक चली जाती है, ये भी यहां पे बहुत डिफरेंस आ रही है, तो ये बहुत करीब वैल्यू है, ये डायरेक्टली टिक भी कर सकते हो। बट मेन थिंग इज ये जो डिफरेंस था ना, ये जो आया ना, उसको 8 को ले लो, डिवाइड बाय क्या कर दो, डायरेक्टली 25 कर दो। ये सब जो प्लस माइनस करते हैं ना, वो करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजों की जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि भाई आप एग्जाम में टाइम बचा सको, ये चीजें विद प्रैक्टिस आप डेवलप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।